लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसेंट, फ्री कंसेंट, कोअर्शंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया था। कोअर्शन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16। और हम लोगों ने एग्जाम्पल के बारे में भी बात किया था। सेक्शन 19A, इफेक्ट ऑफ पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहां से हम लोगों ने नहीं किया था। ये सेक्शन 19A है। सेक्शन 19 बात करता है, सेक्शन 19 क्या बात करता है? इफेक्ट ऑफ कोर्सन। ओके, गुड। इफेक्ट ऑफ कोअर्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 किसके बारे में बात करता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है। यह कहता है जब कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज a contract voidable at the options of the party whose consent was so caused. सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसका डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात करता है। और इफेक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है, सेक्शन 19A बात करता है। यहां पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को समझेंगे। ए बोल के एक बंदा है जो मनी लेंडर है। यह एडवांस कर देता है 1 लाख रुपए बी को, एंड एग्रीकल्चरिस्ट है, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूस करता है बी पे टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर 2 लाख। 1 लाख देता है और 2 लाख का बॉन्ड बनवा लेता है विद द इंटरेस्ट एट 6% पर मंथ। सिंपल सी बात है, आप 1 लाख दे रहे हैं तो 1 लाख का बॉन्ड बनना चाहिए था। इंटरेस्ट 6% पर मंथ, दैट मीन्स 12 into 6। थिंक कितना परसेंट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो यह एक्सेसिव है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे लेंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? इस बॉन्ड को सेट असाइड करेगा एंड ऑर्डर करेगा बी को 1 लाख के साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बैंक के द्वारा डिक्लेयर होता है, उसे जो जस्ट इक्विटेबल है वह पे करे। तो सेक्शन 19A कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है, कोर्ट सेट असाइड करेगी। दूसरा एक केस स्टडी और है अनड्यू इन्फ्लुएंस को लेके। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का मैटर्स है। टीचर अपने स्टूडेंट को इंड्यूस करता है, जो उसके पास जो ब्रांड न्यू कार है उसको बेच दे। किसको बेच दे? टीचर को। किस प्राइस पे? एट लेस देन द परचेज प्राइस। ठीक है, काहे को? तो टू सिक्योर मोर मार्क्स। और स्टूडेंट कार बेच देता है अपने टीचर से। तो स्टूडेंट के जो फादर है वो अपने स्टूडेंट के जो फादर है वो अपने बच्चे को परसुएड करते हैं जो सू करो टीचर को। किस ग्राउंड पे? अनड्यू इन्फ्लुएंस के ग्राउंड पे। हाँ, तो यहाँ पे ये बहुत छोटा सा है, बट इस पे केस लॉ बन सकता है 5 मार्क्स का। बस जवाब अगर इतना भी लिख देते हैं तो मार्क्स 4-3 मिलेगा। The student can sue his teachers on the ground of undue influence under the provisions of Indian Contract Act. क्योंकि a contract brought as a result of coercions, undue influence, fraud, misrepresentations would be voidable at the options of the persons whose consent was so caused. तो यहाँ पे consent किसका caused हुआ है? स्टूडेंट्स का। undue influence किसने किया है? टीचर ने। तो इस तरह से हम लोगों ने undue influence को समझा।
अब हम लोग समझते हैं फ्रॉड क्या होता है। सेक्शन 15 बात करता है कोअर्शन, 16 बात करता है अंडर इन्फ्लुएंस एंड 17 बात करता है फ्रॉड। फ्रॉड होता क्या है आप लोग सिंपली मीनिंग जानते हैं, बट हम लोग टेक्निकली समझते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। फ्रॉड में किस किस चीज को शामिल किया जाता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बात करेंगे। कमिटेड किया जाता है बाय ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी टू विथ हिज कन्वेंस मिस मिलीभगत से और बाय हिज एजेंट विथ एन इंटेंट टू डिसीव। ये बहुत बड़ी बात है, इंटेंट टू डिसीव। जब इंटेंट टू डिसीव है, दूसरे व्यक्ति को धोखा देने का जब इरादा है और कोई ऐसा कार्य किया जाता है, कमिट किया जाता है, एक्ट कमिटेड विथ इंटेंट टू डिसीव। फ्रॉड में यही इतना याद रखना है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। फ्रॉड में अगर किताब सामने है तो एक्ट्स कमिटेड विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, तो फ्रॉड हो गया। और यहाँ पे इंटेंट जो लगाया जाता है, एक्ट जो कमिट किया जाता है किसी को इंड्यूस करने के लिए। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाओ, जैसे किसी को हम सजेशन देते हैं क्या एज ए फैक्ट जो नॉट ट्रू, और इंड्यूस करने वाला वह जानता है, जो डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू, वह जानता है सही नहीं है, फिर भी दूसरे को सजेशंस देता है एज ए फैक्ट दैट इज नॉट ट्रू। हम जानते हैं कोई चीज ऐसा जो ऐसा ही नहीं है, फिर भी हम सामने वाले को इंड्यूस करते हैं जो आप ऐसा कॉन्टैक्ट कर लो, तो दैट इज, यह ऐसा माना जाएगा, यह क्या होगा, फ्रॉड का पार्ट होगा। पहला सजेशंस देना जो हम जानते हैं सत्य नहीं है। दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट, किसी चीजों को जानबूझ के हम छुपा लेते हैं, जो उसकी सच्चाई है उसको छुपाते हैं। जो मेरे को नॉलेज में है, हम जानते हैं जो ये ऐसा है, फिर भी छुपाते हैं, उसको हाइड करते हैं, तो वह भी फ्रॉड के पार्ट हो जाएगा। दूसरा, किसी को हम प्रॉमिस करते हैं कुछ विदाउट एनी इंटेंशंस ऑफ परफॉर्मिंग। हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से 5 लाख रुपया ले लेते हैं और बोलते तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे, बट हम जानते हैं जो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। और ऐसा कोई एक्ट जो फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई कार्य जिसके द्वारा किसी को धोखा दिया जा सकता है, दैट विल आल्सो बी फ्रॉड। एंड अगर ऐसा कोई एक्ट या कोई ओमिशंस मतलब ना करना, एनी सच एक्ट और ओमिशंस जो लॉ डिक्लेयर करता है फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी मानती है कानून, तो इस सबको फ्रॉड के दायरे में रखा जाएगा। पहला हो गया, पहला एक्ट कमिटेड विथ इंटेंट टू डिसीव, और हम इंड्यूस करते हैं दूसरे को कॉन्टैक्ट में आने के लिए, या कोई सजेशन हो सकता है जो हम सत्य नहीं मानते हैं उसको, और किसी चीज को एक्टिव कंसीलमेंट करते हैं। दूसरा, प्रोमिस करते हैं विदाउट इंटेंशंस टू परफॉर्म, एंड कोई ऐसा एक्ट जो फिटेड टू डिसीव है, किसी को धोखा दिया जा सकता है उसके द्वारा, एंड ऐसा कोई एक्ट और ओमिशंस जो कानून के द्वारा डिक्लेयर किया गया है टू बी फ्रॉडुलेंट। अब एक्सप्लेनेशंस है। मेरे साइलेंस मिस्ड, अगर किसी चीज को अगर हम सिर्फ चुप रह जाते हैं, क्या चुप रह जाना मात्र साइलेंस है? जनरली नो। जैसे मैं बताता हूं, सपोज कोई बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं क्लास में, कई सवाल पूछते हैं, मैं 4 को जवाब देता हूं, 5वां को नहीं दे पाता हूं, चुप रह जाता हूं।
जानबूझ के चुप रह जाता हूं, तो क्या यहाँ पे इसको फ्रॉड माना जाएगा? मिस बच्चे कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, क्लास को लेके पूछ रहे हैं या फिर संस्था को लेके पूछ रहे हैं, सिलेबस को लेके पूछ रहे हैं, और हम अनइंटेंशनल उसको जवाब नहीं देते, चुप रह जाते हैं, तो क्या उसे फ्रॉड माना जाएगा? तो यहाँ पे लिखा है मेरे साइलेंस एज to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless, जब तक कि circumstances of the case are such that regard being had to them, मतलब अगर उस बात को ध्यान में रखा जाए तो it is the duty of the persons keeping silence to speak। बात को समझिएगा, अगर पूछता है मेरे साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, आप बोलेंगे जनरली नो, बट इफ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन, अगर हमारा जवाब देना वह कर्तव्य बन जाता, और बच्चे कोई सवाल पूछते हैं मैं संस्था को लेके, क्लास को लेके, और वहां पे मेरा ड्यूटी है बोलना, तो अगर ऐसा है तो माना जाएगा फ्रॉड। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, अगर मेरी ड्यूटी है स्पीक करने की, तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम चुप रह जाते हैं तो उसे फ्रॉड माना जाएगा, और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। जैसे एग्जांपल वन लेते हैं, ए सेल करता है बाय ऑक्शंस टू बी ए हॉर्स, ए अपने घोड़ा को बेचता है बी को, और ये जानता है जो उसका घोड़ा क्या है, अनसाउंड है, उसका घोड़ा क्या है, अनसाउंड है। ए जानता है उसका घोड़ा अनसाउंड है, अनसाउंड है, और ये कुछ नहीं कहता, ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, तो दिस इज नॉट फ्रॉड। हम जाते हैं दुकान में, कोई दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं, उस गुड्स में हो सकता है बहुत तरह का डिमेरिट्स हो सकता है, अगर हम नहीं पूछते तो दुकानदार की ड्यूटी नहीं है बोलना, सिंपली वैसा ही हुआ यहां भी। अगर यहां पे पूछता, अगर बी पूछता क्या आपका घोड़ा साउंड है, तो इन दैट कंडीशंस अगर बी चुप रह जाता तो माना जाता फ्रॉड। दूसरा, बी इज ए B is a daughter and had just come of age. Here, the relations between the parties would make age duty to tell B if horse is unsound. बी से कहता है ए को, बी कहता है ए को इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल प्रिज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड। यहां पे ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर बी कहता है इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, और बी चुप रह जाता है, तो ए मानेगा जो हॉर्स साउंड है। यहां पे फ्रॉड हो गया। A and B being traders enter into a contract. A के पास some private information है, change in price, जो अफेक्ट कर सकता है B's willingness to proceed with the contract. तो A is not bound to inform B. इसको और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज A and B ट्रेडर्स है, और कोई ऐसा मटेरियल्स है, आप सोचो व्हीट की मटेरियल है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट डील हो रहा है
at the rate of 2000 per quintal, बट रेट मार्केट रेट हो गया 22,200। और ए को मालूम है जो रेट बढ़ गया है, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ए टू डिस्क्लोज इट टू बी। यहाँ पे बी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे इंफॉर्मेशन गैदर करना है, तो इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे 2-4 केस लॉ को हम लोगों ने, मेरे साइलेंस कब फ्रॉड होगा और कब नहीं होगा, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब सेक्शन 17 को एनालिसिस कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए जो फॉल्स है। पहली बात, किसी को हम रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, सजेशंस कर रहे हैं, वो फॉल्स है। हाउएवर साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड, यह डिपेंड करता है। जस्ट पढ़ा गोरा वाला हम लोगों ने, अगर सिंपली गोरा बेचता है, अनसाउंड माइंड है, नहीं बोलता है, तो वहां पे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। बट ये पूछ देता है, अगर आप नहीं बोलते हो कुछ तो हम मान लेते हैं, जो आपका गोरा साउंड है, तो वहां पे बोलना कर्तव्य बन जाता है। और वो जो रिप्रेजेंटेशंस है मस्ट बी रिलेटेड टू एक्ट। और रिप्रेजेंटेशंस के वजह से कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट होना चाहिए, कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, इंटेंशन टू इंड्यूस। और यह जो रिप्रेजेंटेशंस और स्टेटमेंट जो है विथ ए नॉलेज ऑफ इट्स फैलिसिटी और विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ, हम जानते हैं सच नहीं है, फिर भी उसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। और जो अदर पार्टी है वह इंड्यूस हो गया है, वह झूठ बोलने से इंड्यूस हो गया है। अदर पार्टी रिलाइड भी किया है, रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशंस और मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। सपोज मैं किसी को मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस करता हूं, किसी को मैं झूठ बोलता हूं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आता है एडमिशंस लेने के लिए और मैं काउंसलिंग में बैठा हूं, तो संस्था के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता हूं जो हकीकत नहीं है। मैं बोलता हूं बहुत सारे रैंक होल्डर आए, बहुत सारे गए, तो अब बात उठती है, तो क्या मैं फ्रॉड किया या नहीं किया। अगर सामने वाले हमारे पे विश्वास कर लेता है और डिसीव हो जाता है, रिलाय करता है और कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो जाता है, देन ओनली हम फ्रॉड के दोषी होंगे। अगर सामने वाला बंदा रिलाई नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस नहीं होता है, तो हम फ्रॉड के गिल्टी यहां पे नहीं होंगे। और सामने वाला पार्टी को लॉस होना चाहिए, सफर्ड लॉस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ फ्रॉड होने से नहीं होगा, भाई सामने वाला पार्टी अगर लॉस सफर्ड हुआ है, देन ओनली यहाँ पे जो है सो वाइडेबल की बात आएगी। अब वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉज बाय फ्रॉड, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ द पार्टी डिफ्रॉडेड एंड हैज फॉलोइंग रेमेडीज। रेमेडी होता है, पहला रिसिंड कर दो, दूसरा सू कर दो, तीसरा इंसिस्ट कर दो। नहीं समझ में आया? पहला सिंपली कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दो, कौन कर देगा? जिसके साथ फ्रॉड किया गया। बट यह होना चाहिए, इस बात को मत भूलिएगा, रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है, डिपेंड करता है, वैरी करता है सिचुएशंस टू सिचुएशंस। अभी आप देख सकते हैं एसएसआर वाले केस में बैंक अकाउंट से ऐसा मतलब माना जा रहा है जो बहुत सारे 17 करोड़ निकाल लिए गए विदाउट इंफॉर्मेशन टू एसएसआर। अगर यही मैटर 5 साल बाद 10 साल बाद अगर लाया जाता,
तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या होगा, वो केस टू केस वेरी करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा जो रीजनेबल टाइम यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देना है, कैंसिल कर देना है, कौन कर सकता है, जो एग्रीव्ड पार्टी है। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करना चाहते हैं, आपको जो डैमेज हुआ है उस डैमेज का क्लेम करेंगे, रिसेंड कीजिए या डैमेज का क्लेम कीजिए, और नहीं तो इंसिस्ट कीजिए इस बात के लिए जो भैया परफॉर्मेंस आप करा दो इस कॉन्ट्रैक्ट का। सपोज किसी से 1 लाख रुपया ले लिया जाता है जॉब के लिए या कोई काम करने के लिए, और बंदा नहीं करता है, तो कोर्ट के पास आप जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा भाई तू तो 1 लाख रुपया लिया, अब उस काम को कर दे, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दे, जिससे पुट इनटू पोजीशंस व्हिच वुड हैव बीन हैड द रिप्रेजेंटेशंस बीन बी ट्रू। अब तो करने का मतलब वो काम कर दो भाई। मेरे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, पहले भी बोले हैं आपको, सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं है, जहां पे ड्यूटी टू डिस्क्लोज है वही फ्रॉड है। एक वर्ड होता है कैबिट इंपेक्टर, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे, लेट दी बायर, लेट दी बायर बीवेयर, कहने का मतलब भैया बायर खरीदार तुम सजग रहो हमेशा, तुम्हारे साथ कभी भी धोखा हो सकता है, तुम्हें कुछ गलत बेचा जा सकता है। तो लेट द बायर बियर, ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर ऑब्लिगेशंस, अंडर नो ऑब्लिगेशंस टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। आप दुकान में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, हो सकता है उस प्रोडक्ट में बहुत सारी खामियां हो और दुकानदार आपको नहीं बोलता है, क्योंकि कानून नहीं बोलता है जो उसको सब कुछ डिस्क्लोज कर दो भाई तुम, तो पता चलेगा वो माल ही नहीं बिकेगा उसका। हाँ, लेकिन क्रेता खरीदार ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सजग रहो। लेट द परचेजर बी वेयर इज रूल अप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जहां पे नो ड्यूटी टू स्पीक है एंड साइलेंस तो डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, हालात होते हैं, जहां पे अगर बायर पूछता है सवाल, सीधा सवाल पूछता है क्या यह आपका गुड्स इस चीज के लिए फिट है, और दुकानदार बोलता है हाँ हाँ फिट है, और वास्तव में वो फिट नहीं होता है, अनफिट होता है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वो फ्रॉड हो जाते हैं, वहां पे फ्रॉड हो जाते हैं। अब साइलेंस इज फ्रॉड या नहीं फ्रॉड, उस पे कुछ और बातें हो रही है, कहाँ हो सकती है नहीं हो सकती है, इसमें कुछ और चर्चा कर ले हम लोग। पहला बोला साइलेंस इज फ्रॉड, अगर ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक है तो फ्रॉड है। एंड एक लैटिन वर्ड है यूवेरी में फीडे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। जब हमारे बीच मीन्स जब ट्रस्टी ट्रस्ट का रिलेशनशिप है बेनिफिशियरी का, तो वैसे केस में ट्रस्टी को डिस्क्लोज करना है ऑल दोज थिंग्स, वह कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ का है। तो गुड फेथ में अगर हम कोई चीज काम कर रहे हैं तो वहां पे ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ दी, सपोज सेलर अगर कोई सामान हम दुकानदार से खरीद रहे हैं, बोले हैं जो देखो भाई मेरे को जो सामान चाहिए मेरे को इस वास्ते चाहिए, तो उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिस्क्लोज करे। पहला बोला जब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, जब हम किसी पे बहुत विश्वास कर रहे, भरोसा कर रहे, कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड इज अंडर ए ड्यूटी टू एक्ट विथ ऑटमोस्ट गुड फेथ एंड मेक फुल डिस्क्लोजर। जब किसी पे हम भरोसा करके कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उस केस में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ऑल मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए ब्रोकर है, वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट, में शेयर भाई ब्रोकर को कहा गया जो आप शेयर खरीद दो, और ही अब ब्रोकर ने क्या किया, अपना शेयर बेच दिया। बात को समझिएगा, ये ट्रस्ट जहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ,
अगर ब्रोकर को हम बोले जो मेरे लिए आप शेयर कर दो, और वह क्या करता है, अपना शेयर बेच देता है और यह डिस्क्लोज नहीं करता है, तो इस केस में क्लाइंट मैं इनटाइटल है जो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, या तो एफर्म करें, मीन्स ओके करे, और नहीं तो सेटिसाइड करे, और नहीं तो जो सेक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है हमारा ब्रोकर ने उससे मैं वापस ले ले, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर एंड क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप जो है और मोस्ट गुड फेथ का है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बी में बोलना जरूरी है। क्या बोलना जरूरी है? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड के बीच में, अब इंश्योर्ड को मान लो स्मोकिंग करता है, इंश्योर्ड क्या करता है, स्मोकिंग करता है, और उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है जो क्या आप स्मोक करते हैं, और वह चुप रह जाता है, डिस्क्लोज नहीं करता है, और यहाँ पे इंश्योर्ड को बोलना उचित था, बताना था। तो इस ग्राउंड्स पे इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया जा सकता है, खासतौर से मैरिन, फायर, लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे इंप्लाइड कंडीशंस होता है। इंप्लाइड कंडीशंस मतलब यह मान लिया जाता है जो आपको फुल डिस्क्लोजर करना है, किसका, मटेरियल फैक्ट्स का। इंश्योरेंस के ऑल टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी डिस्क्लोज्ड, अदरवाइज इंश्योरर इज इंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए इंश्योर्ड किसी डायबिटिक है या बीपी से सफर कर रहा है और वो टर्म प्लान ले रहा है और वो डिस्क्लोज नहीं करता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल दे कैन सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम देने से अपने आप को वंचित कर सकता है। तो यहाँ पे इंश्योर्ड का ड्यूटी है बोलना। तो हम लोगों ने देखा जब रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होना चाहिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में जो मटेरियल फैक्ट है वो डिस्क्लोज होना चाहिए, क्योंकि लाइफ रिलेशनशिप का बात है लंबे, तो यहाँ पे बोथ पार्टी को जो है उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर फैमिली सेटलमेंट हो रहा है तो वहां पे भी फुल डिस्क्लोजर की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी प्रॉपर्टी कोई भाई जो है सो अच्छा वैल्यूबल अपने रख लेता है, और जो जो मान लो आप गड्ढा वाला जमीन है या उर्वरक नहीं है वो जमीन दूसरे को दे देता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। वहां पे फुल डिस्क्लोजर के साथ, खूब मटेरियल फैक्ट्स के साथ, विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी, ऑल पार्टी को मालूम होना चाहिए। तो कहने का कुल मिलाकर साइलेंस फ्रॉड होगा कब, जब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शेयर अलॉटमेंट क्या होता है अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी जब शेयर इशू करना चाहती है तो क्या करती है, शेयर एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एप्लीकेशन मनी आता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है। अगर प्रोस्पेक्टस में टाइम ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, वहां पे फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ऑल मटेरियल फैक्ट्स विद इन दियर नॉलेज। अगर कंपनी को कोई भी मटेरियल फैक्ट्स मालूम है कंपनी के बारे में, अगर कंपनी को कभी नुकसान हुआ है, गोडाउन में आग लगा है, या किसी अच्छे एम्प्लॉय ने छोड़ के चला गया है, या कोई लीगल नोटिस आया है, तो ऐसी चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में। अगर कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है तो ऑन दैट ग्राउंड्स उस कॉन्ट्रैक्ट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है। पहला चीज सेट असाइड किया जा सकता है। दूसरा चीज, अगर कोई लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है कंपनी से। where the silence itself is equivalent to speech, यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा है,
ए सेज करता है बी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड, ए सेज नथिंग, यहाँ पे हिज साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। तो ये क्या हो गया, फ्रॉडुलेंट साइलेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वायलेबल if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence। एक एक्सेप्शन आया सेक्शन 19 का, ये बहुत रिमार्केबल चीज है। इसको समझिएगा, अगर चलो सामने वाला फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जिसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है अगर उसके पास मीन्स है, साधन है जो उसको डिस्कवर कर सके उस ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के साथ, क्या ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के साथ अगर उस फ्रॉड को डिस्कवर किया जा सके तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल नहीं कर सकते। सर एक्सेप्शन एक बार बता दीजिएगा। ओके, सिंपली क्या कहते हैं, मेरे साइलेंस इज अमाउंट टू फ्रॉड। सिंपली क्या है, साइलेंस के बारे में बात करते हैं। साइलेंस पहला बोलता है जनरली साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट इफ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्संस टू स्पीक, और तब भी वो चुप रह जाता है तो उसे फ्रॉड माना जाता है, ठीक है। तीसरा बात बोलता है एक्सेप्शन, अगर जिस बंदे के साथ फ्रॉड किया गया है और उस बंदे के पास अगर मीन्स है, साधन है ऐसा जिससे डिस्कवर कर सके उस फ्रॉड के तथ्यों को, उस फ्रॉड के तथ्य को डिस्कवर कर सके, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, बहुत ज्यादा उसे सेंस लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मतलब एज ए प्रीमा फेसी अक्सर होता है, हम लोग कोई किसी से बात होती है या शॉप में जाते हैं, अगर दुकानदार कुछ किसी गुड्स के बारे में कुछ क्लेम करता है तो हमें समझ में नहीं लगता है झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उसको हम डिस्कवर कर सके ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो उस कंडीशंस में हम ये नहीं कहेंगे जो भाई इसका साइलेंस है, ये फ्रॉड है, क्योंकि हमारे पास हम डिस्कवर कर सकते थे उसको। क्लियर उपासना? यस सर। मिस रिप्रेजेंटेशंस अपने पढ़े या फिर कल के लिए रखे? आप लोग जैसा बोलिए। सर अभी कंप्लीट करवा दीजिए ना। ओके ठीक है। नहीं सारे बच्चे ले पाएंगे मतलब ऐसा तो नहीं है ना, जो मिस रखना भी, इसको लेके रखना भी है। ओके ठीक है। हम लोगों ने फ्रॉड जैसा भी कंप्लीट किया, अब है मिस रिप्रेजेंटेशंस। एक हम एग्जाम्पल देते थे, सुधांशु नहीं है आज, अभी नहीं है क्लास में। सुधांशु को अक्सर अपने मिस को देख के ऐसा लगता था जो मिस मतलब स्कूल वाली मिस उसको लाइक करती है, और हकीकत में ऐसा नहीं था। तो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशंस। मिस हकीकत नहीं है बट वैसा हम समझ ले रहे हैं, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशंस। हम किसी बात को पॉजिटिव असर्शन देते हैं, पॉजिटिवली बोलते हैं नहीं रे ऐसा है, बट हमारे पास कोई वैसा इंफॉर्मेशन नहीं है, which is not true though he believes it to be true। देखिए फ्रॉड में क्या था, बात को दोनों में डिस्टिंग्विश में करना चाहता हूं। फ्रॉड में क्या था, हम जानते हैं, हम असर्शन कर रहे हैं बट हम जानते हैं फॉल्स। मिसरिप्रेजेंटेशंस में हम गलत फहमी में जीते हैं, गलत फहमी में, ये वर्ड को याद रखिए। इस सुधांशु वाले केस को याद रखिएगा, सुधांशु मिस लाइक। अब सुधांशु समझता है जो अरे मिस मेरे को लाइक करती है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है, बट सुधांशु बिलीव्स करता है वो लाइक करती है। तो ये क्या वो पॉजिटिव असर्शन दे रहे हैं जो सत्य नहीं है। सत्य दोनों जगह नहीं था, फ्रॉड में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पे वहां पे हम बिलीव करते हैं जो फॉल्स है, और यहाँ पे हम बिलीव करते हैं ट्रू है। पहला हो गया।
दूसरा, जब कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, किसी को डिसीव करने का इरादा यहाँ पे नहीं है, बट उसका जो कार्य है, उसको जो काम करना चाहिए तो उस ड्यूटी को ब्रीच करता है, तो वैसा नहीं करता है। विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, गेन्स और एडवांटेज टू द पर्संस कमिटिंग इट, उसे कोई गेन का ये नहीं है, बस ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है। और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम by misleading another to his prejudice or to the prejudice of any one claiming under him. Simply prejudice का मतलब होता है जो किसी को हानि, मीन्स यहां पे मान लीजिए दो पार्टी है और ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ तो एक पार्टी को हानि हुआ, और ऐसा हो सकता है जो उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया उसको कोई लाभ नहीं है, कोई गेन नहीं है। एंड तीसरा कॉजिंग इनोसेंटली, फ्रॉड में था इंटेंशनली, यहाँ पे इनोसेंटली हम एक पार्टी टू एन एग्रीमेंट को मिस्टेक करते हैं एज टू द सब्सटेंस ऑफ थिंग व्हिच इज सब्जेक्ट टू द ड्यूटी। सब्सटेंस कहने का मतलब होता है, सब्सटेंस को समझिएगा किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो सार है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्सटेंस है, किसी कॉन्ट्रैक्ट जो मेन एलिमेंट्स है, इसेंशियल एलिमेंट्स। एक मिनट बच्चे, हाँ बोलिए। मॉर्निंग क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और हम 10 मिनट बात करते हैं। क्लास ले रहे हैं सर, बोल दिए तो फिर क्लास ले रहे हैं, 10 मिनट बात करते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड फ्रॉड को डिस्टिंग्विश किया। एसर्शन वहां भी है और यहां भी है, वहां पे फॉल्स है, यहां पे पॉजिटिव एसर्शंस है। एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी है एंड कॉजिंग इनोसेंटली है, तीन बातें आई। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, सेक्शन 18 का एनालिसिस करते हैं। आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? घर में पढ़ रहे हैं? कितने घंटे पढ़ रहे हैं? यस सर। कितने यस घंटे? सर। अब फुल एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि अब इस बार एग्जाम का डेट बढ़ने वाला नहीं है। सर 9 बजे से 12 बजे तक तो पढ़ते नहीं, ब्रेक भी होना चाहिए, नॉट कंटिन्यूअस स्टडी नहीं करना है। स्टडी नहीं सर, बीच में रेस्ट लेते हैं सर 1-1.5 घंटा का। हाँ, 1 ऐसा आवर स्टडी नहीं। कीजिए, 10-10 मिनट्स का ब्रेक कीजिए। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए पढ़ाई, ऐसा नहीं है जो सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है, मोनोटोनस करके पढ़ना नहीं है। और उसका फीडबैक भी लीजिए, आज आप पूरे दिन में जो पढ़ाई की कितना रिटेन कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं पढ़ाई तो कर रहे हैं 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, बट कुछ रख ही नहीं पा रहे हैं। भोजन तो एकदम Yes, काजू बर्फी खा रहे हैं, बट वो पच ही नहीं रहा है, 10 बार लैट्रिन चले जा रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, तो फिर तो मजा नहीं आएगा भाई। तो हम लोग सेक्शन 18 के बारे में इसका एनालिसिस समझते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशंस, a statement of fact which is false would constitute misrepresentation if the makers believe it to be true but which is not justified by the information he possesses। कभी कभी क्या होता है, किसी बंदे के पास जो इंफॉर्मेशन होता है ना, वह सही नहीं होता है, बट वह मानता है नहीं ये सही है। राहुल, अभी यूएस का प्रेसिडेंट कौन है? सर यूएस का प्रेसिडेंट? हाँ, बैरक ओबामा। नहीं सर, हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम है? कुछ भी बता, गेस कर यार, यूएस का प्रेसिडेंट कौन है? बिल क्लिंटन है? हाँ, बैरक ओबामा है कि बिल क्लिंटन है? सर हमको नहीं मालूम। अलीसा कौन है? अलीसा, रिशिता? सर डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। अब यहाँ पे समस्या आ सकता है। अब मान लीजिए राहुल थोड़ा सा पहले का ही मालूम है, वो बोलता है बैरक ओबामा ही बोल देता है। बेचारा वो जानता है जो बैरक ओबामा है
और उसे ये पता नहीं है जो नहीं, ये बदल गया, डोनाल्ड ट्रंप अभी हो गया। तो यही पहला स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो फॉल्स तो है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, बट इस बंदे को ये, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है, इसको यह सच मानता है, यही मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल है, देखते हैं हम लोग क्या है। ए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है बी को, दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सी, ए बोलता है बी को, जो सी जो है सो डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी है, किसी कंपनी का डायरेक्टर है, और ए मेक्स द स्टेटमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी बट फ्रॉम एम। एम ने कहा दिया था उसको, रे भाई ये सी जो है ना कंपनी का डायरेक्टर है, और ए बी को बोल देता है। अब बी क्या करता है, अब जानता है भैया सी कंपनी का डायरेक्टर है, मतलब बहुत, मतलब सी यहाँ पे मान लो मुकेश भाई है, यहाँ पे सी मान लो मुकेश भाई है, और तो अब बी जो है सो शेयर के लिए अप्लाई कर देता है। मान ली बी यहाँ पे राहुल है, तो राहुल अप्लाई फॉर शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए, मतलब अलीसा यहाँ पे मान लेते हैं। अलीसा ने राहुल को कहा जो भैया मुकेश भाई कंपनी का डायरेक्टर है, और किसके कहने पे, ऋषिता के कहने पे, और राहुल ने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, जो फॉल्स है। बात बिल्कुल तो सही है क्योंकि मुकेश भाई कंपनी का डायरेक्टर तो है नहीं, तो यह मिस रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुआ सेकेंड हैंड है and didn't warrant A to make the positive statement to B. This is misrepresentations. अब दूसरा समझते हैं। ए बिलीव करता है जो इंजन ऑफ मोटरसाइकिल क्या है, एक्सेलेंट कंडीशंस में। ए को विश्वास है जो इंजन जो है मोटरसाइकिल का एक्सेलेंट कंडीशंस में है, और ए बिना चेक किए हुए, विदाउट गेटिंग चेक्ड इन वर्कशॉप, बी को कहता है भैया मोटरसाइकिल एक्सेलेंट है, और इस स्टेटमेंट के आधार पर बी क्या करता है, मोटरसाइकिल को खरीद लेता है, और आगे चल के पता चलता है इंजन जो है सो डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे ए का जो स्टेटमेंट है, ए भी फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, एंड टर्न्स, जो भी फॉल्स हो गया, टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। देखिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश है, डिफरेंसेस है कोअर्शंस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में। बस लाइटली हम लेके इसको पढ़ते हैं। नेचर ऑफ एक्शन, कोअर्शन में फिजिकल फोर्स होता है, इसको याद दिमाग रखना है। फिजिकल फोर्स होता है और थ्रेट करते हैं, यहाँ पे मोरल और मेंटल प्रेशर होता है। बाबा रामदेव तो फिजिकल थ्रेट करेगा नहीं, या तो मोरल या मेंटल प्रेशर देगा, बट दाऊद भाई क्या करेगा, फिजिकल फोर्स देगा, थ्रेट करेगा। क्रिमिनल एक्शंस, क्योंकि आईपीसी के द्वारा तो क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शंस, यहाँ पे नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड, क्योंकि आईपीसी प्रोहिबिटेड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को जो है सो हम कुछ करने के लिए, तो रामदेव बाबा कुछ अनड्यू नहीं कर रहा है, सॉरी मीन्स कुछ इलीगल नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट कोअर्शंस में क्या है, आईपीसी का या कोई ऐसा वायलेशन हो रहा है, अनलॉफुली हो रहा है। रिलेशंस, यहाँ पे नॉट नेसेसरी, यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए। ब्रू और सिस का, ये किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जा सकता है, किसी के द्वारा किया जा सकता है। कोअर्शंस नीड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसर्स, या तो दाऊद फोन करके बोलता है, या दाऊद का चेला बोलता है भैया ऐसा कर, नहीं तो तेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा। और यहाँ पे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, बिटवीन पार्टीज, बाबा रामदेव ही बोलेगा।
इनफॉर्सिबिलिटी, या कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वॉइडेबल होता है, कुछ कंसेंट मतलब जिसके जो साथ ऐसा किया गया वो इसको सेट असाइड कर सकते हैं। इस केस में आइदर वॉइडेबल और सेट असाइड। पोजीशंस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड, कोर्सन के अंदर में पोजीशंस ऑफ बेनिफिट्स क्या होगा इसको देखते हैं। इन केस ऑफ कोर्सन्स, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड किया जाता है बाय द एग्रीड पार्टी, तो जो बेनिफिट रिसीव्ड हुआ है वो क्या होगा, रिस्टोर बैक करना होगा। इस केस में अंडर इन्फ्लुएंस में कोर्ट के पास डिस्क्रिएशंस है, जो एग्रीड पार्टी को डायरेक्ट करे टू रिटर्न द बेनिफिट इन होल और इन पार्ट, और नॉट टू गिव एनी सच डायरेक्शंस। देखिए इस केस में कोर्सन्स के केस में तो क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस, कोर्सन्स के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हुआ है तो जो बेनिफिट है उसको रिस्टोर बैक करना होगा। अंडर इन्फ्लुएंस के केस में यह कोर्ट के डिस्क्रिप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, जो एग्रीव्ड पार्टी को डायरेक्ट करे, या तो वह पार्ट में रिटर्न करे या होल में करे, या डायरेक्शंस नहीं भी दे सकता है। अब आते हैं फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस। Fraud and misrepresentations. Intentions to deceive the other party by hiding the truth. यहां पे हाइड किया जाता है, यहां पे ऐसा कोई इंटेंशंस नहीं होता है। यहाँ पे इंटेंशनल हाइडिंग होता है, यहाँ पे कोई ऐसा इंटेंशंस मिसरिप्रेजेंटेशंस में नहीं होता है। नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, यहाँ पे हम इसको अनट्रू मानते हैं, यहाँ पे इसको हम ट्रू मानते हैं। रिसिशन, जो इंजर्ड पार्टी है वो रिप्यूडिएट कर सकता है और क्लेम डैमेज कर सकता है। यहाँ पे जो इंजर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है और sue for restitutions but cannot claim the damage। इस केस के मिसरिप्रेजेंटेशंस में डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि इंटेंशनल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता है। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, रेस्टिट्यूशंस क्या होता है आगे हम जब लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे वहां पे आपसे बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। Is a party using the fraudulent act cannot secure or protect himself by saying that the injured party had means to discover the truth। अगर हम फ्रॉड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडुलेंट कैन नॉट सिक्योर, अपने आप को सेफ नहीं कर सकता इस ग्राउंड पे, जो भैया मीन्स ऑफ डिस्कवर तो था, बट यहाँ पे पार्टी कैन ऑलवेज प्लेस द इंजर्ड पार्टी हैव द मींस टू डिस्कवर। मींस क्योंकि इंटेंशन नहीं है किसी को चीटिंग करने का, और सामने वाले की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो के थोड़ी है अपने को कांटेक्ट करना है, भैया आपको भी पता करना है सही में हकीकत क्या है।